पानी एंट्रम के साथ भी आप बड़े करीब रहे, उनके साथ वक्त गुजारा, लंदन में भी रहे, तो क्या बानी एंट्रम वाले वक्त को भी कभी मिस करते हैं? क्या उनकी सियासत में कभी वापसी नहीं थे? देखिए, दो बातें, तो उनका दौर ही हमारा दौर है। अच्छी बात है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन हमने भी पूरी पूरी जवानियाँ उनकी मोहब्बत में, उनकी अकीदत में, उनके लिए कुर्बानी देने में इस कौम ने जिस तरह साथ दिया, किसी भी कौम ने अपने लीडरशिप को इस तरह साथ दी। ये बताएं, 22 अगस्त से पहले वाली एंट्रम और आज की एंट्रम में क्या फ़र्क? ये एनकेएम थोड़ा कम शो बता रही है, मसल्स कम दिखा रही है, लेकिन इससे आम बहुत सारे 22 अगस्त से पहले वाली एनकेएम में कभी भी सेंसस पे कोई काम नहीं किया, इससे कोई बाइकाट तक भी नहीं किया, कोई केस भी नहीं किया। तो ये भी आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एंट्रम भी जो है वो एजेंसियों ने बनाई थी। ये भी आपके मुखालफिन जो है उनको बड़ा फरमा दे। देखिए भाई, जबर के दौर में पैदा होना और जबर की गोद में पैदा होना, ये दो बड़े मुख्तलिफ मामले हैं। जबर की गोद में पैदा होते हैं ना, सीधा लगते हैं वजीर खारजा, फिर वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाते हैं। उस वक्त के हाकिम वक्त को अपना डैडी कहते हैं। सिंध को देख लें, सिंध में दो तबके हैं। एक वो जो कि सिंध के बजट का 97% देता है, दूसरा वो तबका जो 97% खर्च करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग द हसन अब्बास शो ऑन पाइपोलॉजी। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े स्पेशल हैं। कई सालों से जो है वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर है। दो पोर्टफोलियोज़ हैं उनके पास। वजारत के वफाकी वज़ीर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है उनके पास, एजुकेशन की वजारत है उनके पास। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, खालिद भाई थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। आप शुक्रिया और उन्हें मौका दिया कि इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी लाइब्रेरी देखने का। तो आप बताएं पहले तो आपकी तबीयत कैसी? मैं कहता हूँ तबियत ठीक कर देंगे। अच्छा खालिद भाई, कब से एमक्यूएम के में शामिल हुए, कब से ये सियासी सफ़र जो है वो शुरू हुआ? एनकेएम में शामिल होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एनकेएम बनाने वालों में से अच्छा, मैं तो एनकेएम के तबके से उससे ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि फाउंडिंग मेंबर्स नहीं, जो कि 21 वर्षों में थे, अच्छा, जिन्होंने एनकेएम बनाया। तो मैं स्कूल से निकलते साथ ही मुझे दिसंबर 79 में मौका मिला। AP मसो की पूरी लीडरशिप, उनके सबके चेयरमैन समेत। फिर 81 में SM सिंध मेडिकल कॉलेज कराची आ गए, और फिर 84 में हमने अपने सामने ही एनकेएम को। अच्छा, तो आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, वैसे तो ये भी बताएं थोड़ा कौन से वाले डॉक्टर हैं आप? जिला अस्पताल में उस ज़माने में मैं MBBS हूँ, और इन अस्पताल में मैंने प्रैक्टिस किया, NIC में भी किया। लेकिन जिस ज़माने में पास आउट हुए और ऑब्जॉर्व कर ही रहे थे, तो पहला इलेक्शन कर दिया 1990। अच्छा, उसके बाद तो जिलावती, पोशी, हंगामे, तो नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ, इससे याद है कि डॉक्टर। अच्छा अच्छा, ये बताया खालिद भाई, इतने साल एमक्यूएम में गुजारे, एमक्यूएम के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। जिंदगी मेरी थी बसर इनके में, अच्छा, ये सच्चाई है। तो कैसे आपको ख्याल आया कि भाई सियासत में आया जाए, स्टूडेंट मतलब सियासत में आने की तो कोशिश करेंगे हम लोग, वरना तो जब आए थे तो हालात इससे बिल्कुल अलग हटके नहीं थे कि आप कुछ और करते हैं। और बड़ी खुदगर्जी होती कि जो हालात, वो एक आपने सुना हो ना, अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई एनकेएम से पहले तो कराची के हालात बड़े अच्छे। आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ, वो आपको तारिफ रोड के हालात बताएंगे कि लेफ्टिनेंट में घूमने वाले अपने, लेकिन वो अमन की क्या कीमत ये शहर अदा करना था, ये किसी को पता है। मैं सिंध मेडिकल कॉलेज में इसलिए आ गया कि लियाकत मेडिकल कॉलेज में मुझे पढ़ने ही नहीं दिया जाता। अच्छा, और ये अंदरूनी सिंध में तो उर्दू बोलने वालों को खासतौर पर, और दीगर ज़बान बोलने वालों को भी, जो कौम परस्ते आते हैं वो तालीमी इदारों में घुसने नहीं देते। अच्छा, आप जाते थे तो आपके डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए जाते थे, आपके कपड़े फाड़ दिए जाते थे। बहरहाल मैं सिंध मेडिकल कॉलेज में आ गया, और बाकी जो हालात थे तो वो वजूहात पता लगी, जिस वो बेइसी
जो हमने देखी है उस वक्त लोग उसको अमन कहते, कौमों की बेबसी उनकी बेबसी में तब्दील हो जाती है, वही बेबसी और बेबसी बेगैरती। खुदा का शुक्र है कि बेगैरती की सरहद तक पहुँचते पहुँचते इनके हम आके सामने खड़े। हम उसका इसीलिए हिस्सा बने थे। हमने हालात तब्दील होते देखे नहीं, उसका हिस्सा रहे। एक एक ईंट, एक कदम, एक एक वक्त, एक एक कदम। जब भी बारे ऐसे मुझसे लोग बड़ा अक्सर जिक्र करते हैं कि आपको इतने पर्टिकुलर क्यों डेट्स जिंदगी गुजारी थोड़ी है, बहुत ही डिज़ाइन की हो इसलिए यार मुश्किल है गुजारी। बहुत क्या साहब। जब बहुत हुआ करता था उस टाइम लोगों के अंदर क्या जज्बा हुआ करता था कि पूरी आप लोगों ने तहरीक शुरू करी, लोग आप लोगों के साथ जुड़ते रहे। बड़ा कराची शहर के अंदर हर बस में बैठने वाला, मिनी बस में सफ़र करने वाला, मोटरसाइकिल चलाने वाला, तालीमी इदारों में पढ़ने वाला, कोटा सिस्टम का शिकार, नौकरियों के दरवाजे बंद। और ये भुट्टो साहब के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा ज़ियाउल साहब के दौर की बात। वहाँ पहुँचते पहुँचते तो फिर यकीन हो गई थी, तो मुकद्दर, कुछ लोगों ने इसको मुकद्दर समझ के कबूल कर लिया, कुछ ने नहीं किया। तो वो जो सैयदा थी हमारी बुशरा जैद, उसके वाकई में जो कुछ हुआ है वो गुस्सा बाहर आ गया, जो बरस। अच्छा, कोई ऐसा बड़ा रिएक्ट भी नहीं किया। अरे कराची ने एक बच्ची को एक रेस लगाने में एक मिनी बस ने कुचल के हलाक कर दिया, तो उन्होंने गुस्से में आके उस मिनी बस को आग लगाई। सही है। उसके नतीजे में आग लगाने वाले कौन थे नहीं पता। मिनी बस किसकी थी जो आग लगा रहे थे, हमको नहीं पता था कि उस बस की ज़बान कौन सी है, उस बस के मालिक की ज़बान कौन सी है, उसके ड्राइवर की ज़बान कौन सी। लेकिन रिएक्शन जो आया वो लिसानी हो गया। अच्छा, और फिर इसी ने एनकेएम को हिम्मत दी कि वो एक बड़ा जलसा 86 में रिश्व बार कर। अच्छा, और उसने सब कुछ वायरल। देखिए, आपने बड़ी आम बात की है, जो लोग हिजरत करके आए थे ना 9 से, वो अपनी इलाकाई शनाख्तों को सरहद के उस पार छोड़ दिया। इस गुमान के साथ कि ये दो बड़ी शनाख्तों के साथ इस मुल्क में जा रहे हैं, यानी कि इस्लाम और दूसरा इस्लाम के नाम पर हासिल किया हुआ। सही। तो हमारे अजदाद जो हिजरत करके यहाँ आ रहे थे और अपनी इलाकाई शनाख्तों को वही छुड़ाए थे, वो समझते थे एक मुसलमान होना और एक पाकिस्तानी होना बहुत काफ़ी होगा। सही। जबकि एक आपका दानिश्वर, उसको आप पागल कहते थे, वो जामा मस्जिद दिल्ली से खड़े होकर पुकार रहा था ना, तो तुम जाओगे तो तुमसे तुम्हारी शनाख्त रखी मुसलमान है, सरहद पार करके पाकिस्तानी बन जाएंगे। बल्कि अब हम तो वो लोग हैं कि अपनी तो पहचान यही थी, पाकिस्तान से पहले भी पाकिस्तान के शहरी थे, पाकिस्तान से पहले भी। तो लेकिन ऐसा नहीं, वो इलाकाई शनाख्त हैं जबकि बड़ी आप बड़ी ज़रूरत हुई थी उसकी तहजीबी। उसके बारे में जब आपसे सवाल जवाब किया गया था फिर बुरा लगने लगा। 2500 साल पहले गालिबन सुकरात ने कहा था कि आपकी शनाख्त आपका उनका। अच्छा, और उससे भी कमाल की बात उसने आने, उसने कहा शनाख्त वही होती है जिसे दूसरा तस्लीम करे। हाँ, तो आपको पूरा पाकिस्तान कह रहा था तो मारी और आप मारी नहीं रहे। फिर हालात ने हमको बता कि आप है, और इतनी बड़ी सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आप हिजरत करके आए, कुर्बानियाँ दी तो बड़ी। कुर्बानियाँ दी हैं, और आपके वोट की वजह से पाकिस्तान बना है। जहाँ पाकिस्तान बना था वहाँ के लोगों ने तो पाकिस्तान के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। जहाँ पाकिस्तान बना है रियासत नहीं ठीक है ना, अब बंगाल से और मुस्लिम अक़लियती इलाकों के हिंदुस्तान के जो थे वहाँ के वोटों से पाकिस्तान अपना मुकदमा जीता है। तो हम इरादी और इख्तियारी पाकिस्तानी थे, और अपना इरादा भी और इख्तियार दोनों हम हो चुके थे उस वक्त तक, जब तक आपने अपने मुसलमान होने और पाकिस्तानी होने के साथ साथ अपनी इलाकाई शनाख्त को, अपनी पहचान को, उसको बड़े फ़ख्र से कहना शुरू किया।
अच्छा, आप लोग के मुखालफिन बड़ा ये कहते हैं कि भाई इतने साल गुजर गए, पाकिस्तान बने रहे, ये महाजिर लफ्ज़ ख़त्म क्यों नहीं होता? आप अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो अभी तक बड़ी नातों में बहुत सुनता हूँ कि वो जिनके लिए हमारे माँ बाप को बात अरादे कोई बात रसूलुल्लाह कभी भी कहते हैं कि हाँ, महाजिर और जो बड़ी बात ये की जाती है कि महाजिर तो होता है जिसे वापस जाना होता है। तो ये लोग मक्के से हिजरत करके मदीना आए, फतेह मक्का के बाद में कोई वापस नहीं गया। आज तक तारीख अंसार और महाजिर की तकसीम से भरी, इतने इत्तेहाद के बावजूद नहीं के पहचान लेना, ये शर्म की बात तो नहीं है। महाजिर कब तक जाएंगे? अच्छा फिर क्या करें? मैं महाजिर नहीं कहता, मैं कहता मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं डॉक्टर खालिद बकूल से देती हूँ। आप तो कुछ ना कोई दादा ना पैदा हुए, फिर आपके बाप कहाँ पैदा हुए? इसका मकसद है कि आप वो असल शराब पूछना चाह रहे थे ना, जिसको माँ छोड़ के आ रहे थे। अच्छा, फिर महाजरों में भी ये हमने वक्त के साथ साथ देखा है, इस अल्फाज के साथ नई चीज़ें जुड़ने लग गए। सिंधी बोलने वाले महाजिर, पंजाबी बोलने वाले महाजिर, तो ये कितने टाइप्स ऑफ अरे महाजिर? पंजाबी बोलने वाले महाजिर तो है, हाँ, क्योंकि बड़ी तादाद में मशरक़ी पंजाब से लोग रहते हैं। फ़र्क ये है कि हमने दो सरहदें, हमने इलाकाई सरहद भी अबूर की है और तहसीली सरहद भी। वो लोग खुश नसीब थे, वो पंजाब से पंजाब ना, तो उनको तहसीली सरहद अबूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही। तो वो बड़ी आम होती, मज़हब तब तब्दील हो जाता है जब सरहदी सरहदों को भूल। बिल्कुल ऐसा। तो दूसरा ये है कि जिस तरह मेराती और इख्तियारी पाकिस्तानी थे, इसी तरह जब याया खान ने पूछा कि कराची को आप अलग से सूबा बनाएंगे या सिंध के साथ शामिल करेंगे, तो हमारे जो अकाबरीन थे उनकी ज़हनी हालत क्या थी, इनकी क्या सोच थी, मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने सिंध को ही ऑप्ट किया। सही। लेकिन सच्चाइयों से फरार अगर मुमकिन होता, हकीकत से आते चुराने और सच्चाई से दामन बचाने में कोई भलाई का कोई रास्ता होता, तो हम भी ना आते इस तरफ। हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई थी। तारीखी पस मंज़र जो होता है, कौमों को कौमें क्या चीज़ें बनाती, ज़बान, ज़मीन, सकाफ़त, माशी मफादात, नफ्सियाती रद्दमन और तारीखी पस मंज़र। सही। तो जो लोग अपने आप को महाजिर कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मुश्तरक, और ये ज़मीन जो है, ये तो शायद कोई भी इसको इस तरह के लिए ना रह सके। हम तो अपना क्लेम लेके आए, हम अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लेके आए। क्यों आए थे? क्योंकि पूछा गया था भाई, हाँ, कहते हैं हंगामा हुआ था, ऐसे पूछा गया था इंडिया ऑफ करोगे या पाकिस्तान, हाँ, यहाँ के लोग क्यों गए? अच्छा, 1947 में तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी हिजरत ही नहीं हुई है, हाँ, इस सबसे बड़ी तबादला आबादी। कुछ लोग वहाँ से आए और कुछ लोग यहाँ ध्यान से। गए, और ये एक आलमी मुआहदे के तहत हुआ है। तो मेरे नाना जिस घर में आए हैदराबाद में, उस घर का जो डॉक्टर था हिंदी, वो उनके घर में चला गया जब। सही है। मेरे दादा लाहौर में जहाँ आए, तो उनकी जगह वहाँ का जो हिंदू था वो इलाहाबाद चला गया। अच्छा। इस तरह से हुआ है ना सबका, इन्हें भी कागजात थे ना। हाँ, तो उसके बावजूद सच्चाई ये है कि अगर राजस्थान महमूदाबाद के नेम दाखिल कर देंगे तो फिर किसी को कुछ मिलना नहीं था। वो और आपकी इस प्रोग्राम के ज़रिए ये बताऊँ कि सवाल ये है कि सिंध के शहरी इलाकों में उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, बीमी बोलने वाले, काठगोवाड़ी बोलने वाले, मेवाती बोलने वाले, राजस्थानी बोलने वाले क्यों है? वो इसलिए कि तकसीम से पहले जो 26 म्यूनिसपैलिटीज़ अंग्रेज़ सरकार ने करार दी थी, तो छोटे बड़े शहर सिंध के, वो उनमें से 21 हिंदू मेजॉरिटी। हमारा सिंधी मुसलमान भाई तो बेचारा वहाँ आता ही नहीं था। अच्छा। तो वो लोग चले गए हमारी जगहों पे, हम उन जगहों पे आते। इसलिए सारे शहर बता आपके पास, क्या किसी पे यहाँ रहने वाले अंसार ने अपना घर दिया नहीं? क्या वैसे अपनी दुकान दी क्या?
हमने हिंदू की जगह पे हिंदू हवाई जगह चलेंगे। हाँ, अगर किसी ने मुझे कहने की ज़रूरत थी कि बड़े बहुत बनारस कर रहा हूँ कि कोई ये कहे अगर कि किसी का हमसे रवैया अंसार मदीना जैसा बन में हाथ जोड़ के कहूँगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं आप लोग को रहने के लिए जगह दी, आप लोग को पता है ना, आपको एक ही मिसाल बता दी जाए। देखिए, सिंध की जब ये फैसला हुआ ना, इन कानून तय हुआ है, जिसने कहा मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो उसका जो घर था ना हैदराबाद में या कराची में हिंदू का, उसका घर नहीं रहा था। जैसे ही उसने कहा, ना वो बेच सकता था अपना घर, न ट्रांसफर कर सकता था, न गिफ्ट कर सकता। इसी तरह जब मेरे अजदाद ने कहा कि नहीं हम पाकिस्तान जाएंगे, तो अपनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ ना बेच सकते थे, न किसी के नाम कर सकते थे, न किसी को गिफ्ट कर सकते। अच्छा, ठीक है, तो इसी तरह सिंध की 60% ज़राई ज़मीन है हिंदू सिंधियों, सही है। और 20% उनके पास रहन पे रखी हुई थी कि सारे के सारे हिजरत करने वालों को। क्या हमने देखा उनको कितने फीसद ज़राई ज़मीनों के बारे की, उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले, काठियावाड़ी बोलने वाले, मेवाती बोलने वाले, जो प्लेन थे वो तो पूरी तरह की ही नहीं है। क्योंकि जिन हालात में जिस वजह से आए थे, उनके लिए तो ये अपने नुकसान उठा के आने वाले। ये हिसाब किताब में लगता है कि कितना बड़ा घर था, कितना छोटा घर मिला है। इन्होंने सिर्फ ये को कुर्बानी दे के आए, तामीर किसने किया है? कौन अपने साथ इंडस्ट्री लेके आया है? कौन अपने साथ ट्रेड लेके आया है? कौन अपने साथ ही कारोबारी? एक ही तो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट कल्चर के साथ चैन है, वो आपका है, वो आप विजिट करके आए। और मेरे भाई, जिस दिन पाकिस्तान बने तो 100 अमीर तरीन लोग हो, तो पाकिस्तान की इस अमीर नहीं होगा। जितना ही पाकिस्तान उस दिन अमीर होगा, उन्हीं की वजह से होगा ना। ऐसा ये कोई मुश्किल बात कर दी मैं, बिल्कुल। तो जो 22 अमीर ख़ानदानों की बात सुनते हैं आप अब 22,000 अमीर तरीन लोगों को निकाले, लेकिन मुझसे वो 100 लोग है भी कि नहीं है। किसने नुकसान उठाया इस पाकिस्तान की? जिन्होंने नुकसान का सौदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान को ओन भी नहीं किया, तो उनको सब कुछ मिला, और हमें इस पर कोई गिलाप ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस पाकिस्तान को जब तक पाकिस्तान में बसने वाले एक एक आदमी, चाहे वो कोई ज़बान बोलता हो, किसी खत्ते में रहता हो, कोई मज़हब हो, कोई उसकी फ़िरका हो, कोई उसके मसलक हो, जब तक तमाम पाकिस्तानियों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान को जुड़े रखने की हर कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने अपने हिस्से की पहचान वो गले लगाए, और बड़े फ़ख्र के साथ था। एक सुन्नत से जुड़ा हुआ था, एक कुर्बानी से जुड़ा हुआ था, एक तारीख़ी पस मंज़र से जुड़ा हुआ था। तो और दूसरी बात जो बहुत कही जाती है ना, जरा वही अंतिम से पहले तो बड़े हाथ आए। देखिए, जो लोग इज्जत करके आए थे, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अपने इलाकाई शनाख्तों को तो वहाँ हम छोड़ के आ रहे हैं। अब उनके बाद 2 ही शनाख्तें बची थी, पाकिस्तान और इस्लाम। तो एनकेम से पहले इनकी दिल की तसल्ली के लिए, इनके सियासी ख्वाहिशात, अक़ीदों की तसल्ली के लिए कितनी मजहबी सियासी जमात, मौलाना वालंटी की जमात इस्लामी, मौलाना शाह अहमद दुरानी की जिम्मत है पाकिस्तान, मौलाना मुफ्ती महमूद की तहदीसात की आदात, PCO, जो इस तरह की पगड़ी हो, जिस तरह की आपका मसलक हो, जिस तरह का आपका फ़िक़ा हो, जिस तरह आप सोचते हो, हर तरह आपकी मजहबी तसल्ली के सारे सामान मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान अपनी पाकिस्तानी हवाले को ज़्यादा अहम समझते हो, सियासत की भी समझते हो, तो मैं मुस्लिम लीग ही मौजूद थी। एक बात बड़ी अहम बात कहा कि मुस्लिम लीग भी मौजूद था। और एनकेम से पहले कराची, हैदराबाद में 1970 में इतना अमन था कि शेर और बकरी एक घाट में पानी गए। इतना खुशहाली थी कि शहद और दूध की नहरें बहती थी। कम वक्त इनके पास इतनी आसानियाँ थी। तो ऐसे जयद लीडर्स, मौलाना वादुद्दीन, मौलाना शाह अहमद दुरानी, इतने बड़े बड़े मुस्लिम लीगी, उनके होते हुए गली मोहल्ले के जिन बच्चों को कोई जानता नहीं था, तो कराची पागल हो गया था क्या? तो ये भी आप लोग पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एमकेएम भी जो है वो एजेंसियों ने बनाई थी।
ये भी आपके मुखालफिन जो है हाँ, तो बड़ा फरमान दे। देखिए भाई, ये बड़ा आम सवाल है। जबर के दौर में पैदा होना और जबर की गोद में पैदा होना, ये दो बड़े मुख्तलिफ मामले हैं जरा। अच्छा। जो जबर की गोद में पैदा होते हैं ना, सीधा लगते हैं वजीर खारजा, फिर वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाते हैं। वो उस वक्त के हाकिम वक्त को अपना डैडी कहते हैं, जाबिर वक्त को। कभी सीधा माशाल्लाह के दौर में कभी वजीर आला, कभी सूबाई वजीर, कभी वजीर बन गया। एमक्यूएम के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? एमक्यूएम बनी ही नहीं थी, APMSO बनी थी जब मैं इतने मार के दिमाग कार्य लगा दी। 17 में बने, 79 में एमक्यूएम की लीडरशिप को करोड़ों की सजा हो गई। अच्छा। करोड़ों की सजा हो गई, गुजार के आए थे। फिर भी दोबारा आते क्योंकि बात इतनी सच्ची की जा रही थी, तो परेशानी तो हो रही थी सबको। तो जमीयत ने 3 फरवरी 1981 को पूरे कराची एमक्यूएम APMSO ख़त्म करवा दी। अच्छा। सिवाय सिंध मेडिकल कॉलेज में हमारे भेजा गया था, फारूक सत्तार भाई थे, इमरान फारूक भाई थे, थोड़ी सी जिम्मेदारी। फिर एमक्यूएम ने APMSO ने इलाका यूनिट खोले। अच्छा। ये ब्लेसिंग थी वो बेटाए, अच्छा। जिसकी वजह से आप तालीम दारू वजह राहुल से, और वही इलाका ही APMSO 18 मार्च 1984 के अंदर, जिसके बाद जो खबर थी ना जबरी की गोद में पैदा होने वाली खबर एमक्यूएम बनी है, तो जंग के सिटी पेज पर 4 सतरी एक कॉर्नर की खबर लगी है। अच्छा। वरना मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई अपनी पार्टियाँ, तो इतने बड़े बड़े जलसों से आगाज हुआ, या तो कतरा ठतर पत्थर वही शक रहते, पाई जोड़ की तरह है। मतलब एजेंसियों ने आप लोगों को ज़्यादा साथ वाथ दिया नहीं है? नहीं, जबर के दौर में एमक्यूएम जैसी तंजीमें जबर के दौर में ही पैदा होती है, उसको जबर की गोद में ना कहा। फ़र्क देख दिया। अच्छा। बात अच्छा, आप सब लोगों ने बड़ा APMSO से ज़्यादातर करियर शुरू किए, जो आप कैरियर बन जाता। हाँ, जो मसर वही है आप लोगों का एमक्यूएम का, वो APMSO रही। आपने खुद जो है वो APMSO का नहीं है, हाँ एमक्यूएम का नहीं APMSO है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की मदर ऑर्गेनाइजेशन APMSO है। तो तालीम एमक्यूएम की शाख नहीं, ब्रांच नहीं है। अगर है एमक्यूएम का कोई ताल्लुक तो एमक्यूएम भी चढ़ है, अच्छा। और एमक्यूएम अगर बुराई है तो APMSO की। तालीमी इदारों के अंदर आप लोगों ने सियासत वहाँ से शुरू की, वहाँ से जन्म लिया APMSO ने और फिर एमक्यू ने। अब आज आप तालीम के वज़ीर हैं, वो भी वफाकी। तो क्या विजन है, किस तरीके से देखते हैं जो हमारा तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान का, वो तो बड़ा कोलैप्स दिखाई देता है। तो आपका क्या विजन है, आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? पाकिस्तान की जो भी हालात हैं, जिस वजह से भी हालात हैं, उस पर तालीमी सच्ची बात यह है कि इस पूरे खत्ते में आपका तालीमी बयान, इंडिकेटर्स, वो सब अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा कमज़ोर रहा। इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, उससे जुड़ी हुई बात मैं ये कह दूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मीशत कोई माशी बहान नहीं, पाकिस्तान में असल है नीयतों का बहान। अच्छा। और नीयतों के बहान को पता है माशी बहान वही। जब आप खरबपति, दुनिया में कहाँ ये है? दुनिया में तो ये टैक्स लेने का मेयार है कि आप कितना कमा। बिल्कुल ऐसा। हमारे उनकी मेयार है आप कैसे कमाते। अगर आप सब्जी कमाते अरबपति है तो हम टैक्स ही देंगे, और सोना ढाल के आप 1000 रुपये भी कमा रहे तो सर्वोच्च। सिंध को देख लें, सिंध में 2 तबके हैं। एक वो जो कि सिंध के बजट का 97% देता है, दूसरा वो तबका जो 97% खर्च कर। इस सब तो घर भी नहीं चाहिए। इन सच्चाइयों को बोलना नफरत, इन सच्चाइयों से आगे जो है मुल्क दुश्मनी। तो ज़रा कुछ लोग अवाम दुश्मन है और कुछ लोग निज़ाम दुश्मन। तो जो उस निज़ाम के वो हाफिज है, वो एमक्यूएम को सबसे बड़ा हाफिज, जो निज़ाम दुश्मन। तो ये पाकिस्तान के 75 साल इस निज़ाम को पता नहीं किसका दिया हुआ निज़ाम है। आप ज़रा गूगल कीजिएगा कि पाकिस्तान के अलावा तो दुनिया में ऐसा मुल्क है जहाँ जागीरदाराना निज़ाम इस शक्लों को
तो आप लोग क्या इस निज़ाम में तब्दीली लेकर आते हैं? हम अपने हिस्से का इनकलाब, अपने हिस्से का तरीक़ाकार ला चुके हैं। मैं 5वीं दफ़ा है मैंने अपने इलेक्शन में 20 रुपये खर्च किए। और ये ऐसा दावा है कि पाकिस्तान तो नहीं, इस पूरे खत्ते में आपको कहीं बात, गरीब से गरीब तरीन लोगों को एक MKM लोअर मिडिल क्लास की जमात, उसकी लीडरशिप की का ख्याल और थॉट तो देखिए उससे किया क्या। जब MKM ने आज अप्रैल 1987 में अप्रैल में जितनी भी MKM थी, जैसी भी MKM थी, नंबर पहले से तैयार हुआ। उस वक्त हम लोग जब हुए थे, हमने इस बात का फैसला कर लिया था कि इंतहाई सियासत में कमी नहीं है। लेकिन MKM की पॉपुलैरिटी मुस्तकिल बढ़ रही थी। पहले नशरबाद पर जलसा, फिर हैदराबाद का जलसा, फिर इलाकों में जूनियर टेक चौक, पूरे गली गली कौन में फ्लैग लग गए थे MKM के। तो सबको डर ये था कि अगर MKM इलेक्शन में कूद गई तो जीत जाएगी। लेकिन MKM ने फैसला कर लिया इलेक्शन में नहीं गए। इसी खौफ की बुनियाद पर सितंबर 1997 में MKM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। और उस पर जिस तरह की हम पुरानी सियासी जमातों ने खुशी का इजहार किया, फिर MKM ने कहा कि नहीं, ये ताकत शहर की किसी और को नहीं दी जा सकती। तो आधी लीडरशिप जेल में, आधी लीडरशिप रुपोश, और 80% MKM 25 साल से छोटे। और MKM ने इलेक्शन लड़ा सिर्फ 2 शहरों से और मुकम्मल तौर पर स्वीप किया। इसलिए आगे सियासत में अगर इलेक्शन लड़ना था ऐसा खालिद भाई ये बताया तो हमने बात कर मैं महाजिर कौमी मूवमेंट में था 87 में भी, 88 में महाजिर कौमी मूवमेंट। 87 के इंतखाबात ने ये बता दिया, 88 के इंतखाब पर C-130 के हादसे की वजह से आ गया ना अचानक। सब ने लिखा कि इस दफ़ा भी सिंध की शहरी इलाकों का रिजल्ट वही होगा जो कि बन गया था। लेकिन MKM के बाद कोई चीज़ नहीं कर इस सियासत में। एक तो उसके पास सियासी तजर्बा नहीं, दूसरा वसाइल सियासत कर इलेक्शन में। मेरी गुनाहगार आंखों ने इन गलियों में जहाँ पर हमारी साइकिलें मोटरसाइकिलें हुई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो महाजिर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कारोबारी लोग, वो सब MKM में आ रहे थे। मैं आपको नाम नहीं लूँगा, शायद बहुत से लोग मना कर दें। और ऐसे ऐसे सियासी रहनुमा जिनकी सियासी उम्र उस वक्त की MKM की लीडरशिप की तबई उम्र से ज़्यादा महाजिर थे। महाजिर कौमी मूवमेंट में आ गए, MKM में सबको ये। अच्छा, यहाँ आके असल MKM, ऐसा खालिद मुझे MKM के बारे में बता दूँ। यहाँ आके क्या MKM में सब हुआ। अच्छा, ये आप बाद में सवाई कि अपने गरीब बस्तियों तो गरीब लोगों को, मिडिल क्लास की बस्तियों तो मिडिल क्लास के लोगों को, जो अपना इलेक्शन लड़ने के लिए 1000 रुपये खर्च नहीं कर सकते तो उनको इलेक्शन लड़वाया। और ये जुर्म बार बार कर रहे हैं। एक कौमी असम्बली में एक छोटा सा इलाका है ऐसा है जहाँ पर जेन्युइन जमहूरियत शासन। ये जो महाजिर कौमी मूवमेंट से आप लोग ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाई, इससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? लोग ये भी कहते हैं कि शायद महाजिर लफ्ज़ ख़त्म करने के लिए इसको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किया गया। तो जैसे आप लोगों को वोटर्स और सपोर्टर्स का बैकलैश सियासी दलों की तहत किया था यूनियन भी ऐसे। अच्छा, MKM 1990 में महाजिर कौमी मूवमेंट, सही। लेकिन उससे एक पंजाबी मुश्ताक सैगल को अपना मुशीर बनाया, ठीक है। और अभी हम महाजिर कौमी मूवमेंट ही थे कि 93 में पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे। जब MKM के खिलाफ जब प्रेशर हो रहा था और मैं इस्लामाबाद में रुपोश था, तो LA1 पेशावर 1 से, जिसको आप कहते हैं ना पठानों की खाते, MKM इलेक्शन लड़ रही थी, अल्लाह मुश्ताक लड़ रहे। अच्छा, हमने तो TV में सुना था कोटद्दू से हमने गुलाम हामी भट्टी को खड़ा किया, मुजफ्फरगढ़ से खड़ा किया हुआ था, लाहौर से हम उनके ज़िमनी इंतखाब में हिसाबदार के हमने अलबास अदर काज़मी को खड़ा किया हुआ। नीयत ये थी, एक तो ये MKM हो गई जिसने अपनी शनाख्त के लिए पहला बेड़ा उठाया था। शनाख्त भी कि अपने लोगों को पहले मुत्तहिद करें, फिर पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया था उस मकसद को पूरा किया जा सके। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी ये तबकाती कशमकश और जंग शुरू कर देने। हमें
ऐवानों पहुँचा दिया गरीब लड़के। इस दफ़ा भी इतना मुश्किल काम था गया, ख़ास तौर पर 18 में, कि किस तरह ये मुमकिन बनाए कि जो हमारे लोग अपने इंतखाबी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। एम तो सिर्फ खालों से 1-1.5 अरब रुपये जमा करती, जिन 5 सालों से मैं हूँ ना 1 रुपये भी जमा। आप लाहौर भी है ना, आप लोग तो गरीब वाली है क्यों वो है। हाँ तो अच्छा है ना, एम को इस दौर से गुजरना बड़ा ज़रूरी है। जब मैं आया हूँ 13 में, 14 साल बाद, तो ये सी एम में पहली दफ़ा अच्छा बड़े बड़े सोफों वाले दफातर। तो अच्छा कुदरत, जब फारूक भाई की गली में टूटी में कुर्सियों बैठते थे ना, मैं बड़ा मुतमईन कि इस मरडे से न मेरे सही औकात में अल्लाह ताला ने रखे, और अच्छा वक्त मुझे नजर आ रहा है। अच्छे वक्त कम पिछली दफ़ा भी आया तो मुशर्रफ साहब के दौर में हमने बहुत बुरी तरह गुजारा। इंशाल्लाह अब की अच्छा वक्त अच्छी तरह गुजारेगी, पाकिस्तान भी अच्छा हो जाएगा। तो हमने देखा कि एमक्यूएम शुरू से जो है वो गरीब मुतवसत तबके की बात करती रही, फिर एमक्यूएम के अंदर भी थोड़ा सा जागीरदाराना फैक्टर आने लग गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, लोगों के पास लोगों ने भी बंगले बना लिए। तो क्या समझते हैं कि लोग इससे नाराज़ होते हैं, पहली बात तो ये है कि और क्या आप लोग दोबारा उसी तरीके से दो वापस बातें कम बैक करेंगे? दो बातें, बड़ा इल्ज़ाम तो बत्तेगा बत्तेगा सी, बड़ा इल्ज़ाम तो बत्तेगा। ये बताओ यार, एमक्यूएम तो बड़े फ़ख्र से कहती है चंदा लेके सर, चंदा लेके अपनी पार्टी चलाते हैं और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंदा मांगते हैं। चंदे और भत्ते में सिर्फ रवैये का तो फर्क नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। आप किस तरह चंदा मांग रहे हैं वही भत्ता भी करा सकते हैं। क्या ये पॉलिसी भी थी? पॉलिसी थी तो पाकिस्तान में लूट मार के कानूनी तरीके नहीं है क्या? जब मैं फेडरल मिनिस्टर बना पहले दफा 97 में, ये पार्टी मुझसे कहती है यार 50 करोड़ रुपए का कर्जा लेता तो मुझे नुकसान तो फ़ायदा होता, मेरा प्रोफाइल बढ़ जाता, कानून को पूरा हो जाता है। फिर मेरी पार्टी कहती है यार इसको माफ़ी करवा दो, खटाखट पाकिस्तान का निज़ाम मेरा कर्जा नहीं माफ़ करो। ये कहते हैं यार 20 करोड़ दो, फिर बाद 30 करोड़ पार्टी। तो वो हम लोग पोशियाँ और जिलावती जिन हालात में काटी ना, वैसा ना काट। अच्छा, कौन से लोग पूछते हैं जिन्होंने बड़े बड़े नाम कौन से हैं? कुछ लोगों ने किया भी हो, वो उस तरह इनके का ऐसा नहीं रहे। बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम में ही रह पाएंगे। बड़े इल्ज़ाम लगाए गए ना, बत्ता बोर, पैरागेट किलर, उसके अलावा सही। देखिए सारे इल्ज़ाम एजाज ही है। पहली बात तो ये कि ये कोई पाकिस्तान का सारे रास्ते रोकने के बावजूद भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा निकाश है, पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा अवेयर, किसी के बाप से भी नहीं डरता, एमक्यूएम से भी नहीं डरता, रिक्शा ख्याल करता है। तो जो एमक्यूएम को जिस तरह की सपोर्ट मिली है, भाई चंदा भी नहीं से दे, बुरे वक्तों में घरों में भी छुपाएं और वो टीटी दे दे के हम पैसे दे, तो ऐसा नहीं है। एक जहाँ एमक्यूएम रहती है तो थे एमक्यूएम से, अरे खौफ तो था एमक्यूएम का, खौफ था, यानी कि एमक्यूएम को देखकर लोग डर के छुप जाते थे, ये सामने आते। ये तो था गलत करेंगे तो एमक्यूएम का अपना तरीका कार है, लेकिन जनाब यानी ये जो जागीरदाराना निज़ाम के अंदर बदमाशी है उस दर्जे की कोई हुई है। एमक्यूएम जब 86 में आपका कस्बारीगढ़ था ना, ये वाक़या हुआ है, तो एमक्यूएम वाले भी और आम मादे भी वो अपने घरों में पत्थर जमा कर रहा था, डंडे जमा कर रहा था, छुरियों को बांध रहा था डंडे में। हमारे पास कोई ऐसा नहीं, आपने ज़रूरत डिमांड रखेंगे तो सप्लाई की फिंगर नहीं से हो जाता। आज की एमक्यूएम ने बड़े यकीन से कहा हुआ है कि हम हथियार रखना नहीं चाहते, हम समझते सिविलियन से वहाँ हथियार ना हो, लेकिन रियासत से ये नहीं पूछना चाहते कि सामने दूसरे सिविलियन के पास अगर हथियार हो और उसकी नाल हमारी जानिब हो तो किसकी जिम्मेदारी है? हमारी हिफाजत। रियासत आज ये जिम्मेदारी ले जाए ज़िंदगी भर की, कोई है नहीं उसी। तो आप हमारे पास वो डंडा भी देखेंगे, छोटा चाकू भी नहीं, ये ना हमारी देखिए ताकत हमारी तहती, हमारी तहती हो सकता, हम हथियार रखना नहीं चाहते, हम तालीम व कलम को इतना क्या हुआ। और एमक्यूएम पे ये इल्ज़ाम अलग तेरा मेरे पास, तो मुझे एमक्यूएम पे बड़ा डाउट होता।
जैसे ये बताएं 22 अगस्त से पहले वाली एनजीओ और आज की एनजीओ में क्या फ़र्क है? ये एनकेम थोड़ा कम शो बता रही है, मसल्स कम दिखा रही है, लेकिन इससे आम बहुत सारे 22 अगस्त से पहले वाली एनकेम में कभी भी सेंसस पे कोई काम नहीं किया, इससे कोई बाइकाट तक भी नहीं किया, कोई केस भी नहीं किया, कोई बहुत शोर ही नहीं बचा, ताली भी नहीं। हम तो 22 अगस्त की बात वाली एम तो सेंसस से पहले अदालत में चल गई, इतनी सीरियस। फिर इस तरह इस दफ़ा ये वाले सेंसस फिर 5 साल तक मुकदमा लड़ती रही है सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या ये नाकाबिल तस्वुर तक इसीलिए कि सिर्फ 22 अगस्त से पहले वाली फिर 24 सीटें थी, मेरे नसीब में तो 7 सीटें आए। उस 7 सीटों ने कैसा अपना मुकदमा लड़ा है, 75 लाख लोगों को बराबर। ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी 75 साल पहले 22 अगस्त से पहले वाली एनकेम ने नहीं बढ़ा। 22 अगस्त से पहले वाली एनकेम ने एक बड़ा काम कर दिया था, सबसे अहम काम कर दिया था। जिस काम के लिए एनकेम बनी थी वो काम कर दिया, जैसे एनकेम नाकाम हो शनाख्त है। अब किसी को जताना बताना नहीं पड़ता, खुद भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता कि आप कौन है, लोग जानते हैं, हम मानते हैं। तो वो काम तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद हैदराबाद की यूनिवर्सिटी 75 साल में नहीं बनी, बल्कि हमारी 22 अगस्त से पहले वाली एनकेम तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 4 दफा चश्मा आ चुकी है। मलिक रियाज साहब ने भी कोई हैदराबाद में हमें पता था, हमने मलिक रियाज से मैंने खुद कहा था कि मियाँ आप लॉलीपॉप नहीं लॉलीपॉप का रैपर दे रहे हैं। तो हम अलहमदुलिल्लाह आपको सामने हैदराबाद के लिए बदनसीबी है कि वो फार्म बना रहे हैं। तो हमने तो कई चीज़ें बगैर शोर बचाए, बगैर अख्तर, बगैर अदालतों और अवानों के जरिए अपना रास्ता बनाया दे। ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन सड़क पे आना अगर वोट फैसला नहीं करेगा, वो वोट फैसला करेगी, इसकी इजाज़त हमारा आइन भी देता है और हम इसलिए तैयार है। जैसे आपने बात करी कि 22 अगस्त से पहले वाली एनकेम के मसल्स थोड़े नहीं, मैं उस एनकेम में मैं डिफेंड कर रहा हूँ, उस एनकेम के अपने मसाइल। उस देखिए मेरे नज़दीक इस 75 साल के पाकिस्तान में कराची का सबसे सुनहरी दौर 8 अगस्त 1990 को शुरू हुआ और 18 जून 1992 1 मिनट का कर्फ्यू नहीं, एक पत्थर नहीं चला। 20 से 35 हज़ार नौजवानों को नौकरी मिली। कराची में कोई अगवा बड़ा तामान की वारदातें नहीं हो रही। कराची के मज़ाफ़ात रोशन हो रहे थे, कराची की सड़कें बन रही थी, कराची के लोगों को रोजगार मिल रहा था और पाकिस्तान को दिया जाने वाला रेवेन्यू के में इजाफे के इम्कान बढ़ रहे। मैं बगैर फेल हुए 7 साल में MBBS के मेरे बात हो रहा, हमने वो 2 साल तक गए, इसी 1.5 साल की मिनिस्ट्री में एजुकेशन भी जलील साथ डरते हैं। हमने बहुत सारे काम किए, जितने काम किए इतने तो हम जता भी नहीं रहे। अभी हमने हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी के बारे में 2 बनाए। अच्छा, एक भी जो हैदराबाद में गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद था ना, उसको ही चुप्पी से इमदाद दी थी यूनिवर्सिटी का। अच्छा, बड़े ज़बरदस्त चल रहे। ये आपको पहली दफ़ा बता रहा हूँ क्योंकि वो सियासत पेशा नहीं है ना, इसलिए बचाना है लोगों को, जताना नहीं है। तो कब तक हैदराबाद वालों के नसीब में अच्छी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी बन गई, काम शुरू हो गया, ये यूनिवर्सिटी का फैसला होना है बस। तो इसमें 2-3 दफ़ा हुकूमतें तब्दील हो गई। पर हाँ, मज़े की बात देखिए ना कि हमने यूनिवर्सिटी मंजूर कराए थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, अब अपोजिशन में थे। मैं बहुत अरसे बाद बना था, बड़े क्या के बाद खुद उनके पास। फिर दोबारा वो चले गए तो शायद हाथ आना था, उनसे पैसे रखवाए। उनके बाद इमरान खान आ गए, उनसे हफ्ता रखवाया। इनके बाद अब आगाज शुरू हो गए। तो बड़ों हाँ, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ये बताया कब्रिस्तान की आबाद होनी चाहिए, एक कब्रिस्तान आबाद नहीं होने दे रहा है। एक अल्लाह का शुक्र है, एक शहीद नहीं होने दिया, किसी को सड़कों पे जाके पिटवाया नहीं। थोड़ा सा आप तालीम के वजीर भी हैं, तो मैं
कोई कारनामे की बात नहीं। पाकिस्तान में तो ज़ेर तालीम में वोट का बहाव लगा तो वजीर था। अरे यार थोड़ी सी मैं भी तुरबा की तर्जुमानी कर लूँ कि बड़े लोगों को, आवाम को मसाइल है, फीसें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। गरीब मोहल्लों में छोटे छोटे, पहले हम देखते थे बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल हुआ करते थे, बच्चों के पास जो है वो खेलने की जगह भी होती थी, एक्टिविटीज़ भी होती थी, बड़ा ज़बरदस्त। अभी हम देखते हैं कि 200 गज का घर में भी स्कूल बना हुआ है, 100 गज के घर में भी स्कूल है, 600 गज के घर में भी स्कूल बन गए हैं, कॉलेज बन गए। फीसें जो है किसी भी स्कूल की 20,000 25,000 से कम नहीं है, तो कहाँ पड़ा है। और बड़ा दौड़ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है हम देखते हैं कि ओ लेवल से लेवल स्कूल अलग है, कोई एक मैार नहीं है, बड़ा थोड़ा मैार है। तो क्या आप बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर क्या समझते हैं कि कैसे इस सिस्टम में तब्दीली आ सकती है, और क्या कोई इसके ऊपर कोई कानून साजी करेंगे? दो काम करना चाहिए, हाँ, ये पाकिस्तान भी और ये कराची। 2008 से पहले ऐसे यही कराची हुआ था जो इमर्जिंग, दुनिया के 10 इमर्जिंग सिटीज़ में माना जाएगा। मुशर्रफ साहब के दौर के बल्दियाती निज़ाम की कामयाबी के लिए लाहौर का मेयर कहता था कराची जाते थे, है ना? क्या तब्दीली है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी। दो तक ये 70 से पहले का पाकिस्तान अच्छा था या 70 के बाद? वो वे जो मैं बार बार कहता हूँ, लोग नाराज़ होते हैं कि हमें कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान से तो के पाकिस्तान में रखें, उसके बाद फिर डिटोरिएशन देखे। तो आप ये 68 में बनी थी आपकी है अभी बंगाल, उसके बाद 40 साल तक कोई उससे आधी इमारत भी नहीं बना, कौन आ गया? तो नेशनलाइजेशन हो गई थी। नेशनलाइजेशन नहीं हुई थी जनाब, फ्यूडलाइजेशन हुई थी, इंडस्ट्री की और ट्रेड की, कॉमर्स की, क्योंकि ये सब को जागीर बना। जब पाकिस्तान में 70 से पहले 2 बैलेंस, एक ताकत का और तादाद का, दूसरा जागीरदारों का और इंडस्ट्रीज। ये इस मुल्क पर हमेशा हमेशा के जबर की हुकूमत और जागीरदारों की हुकूमत की ज़रूरी तरह 2 चीज़ों से जा चुका है, तादाद यानी बंगाली और क्वांटिटी यानी महाजन। उसके लिए एक और एम्बिशियस जागीरदार को तलाश, जिसने नेशनलाइजेशन के नाम पर आपको पूरा फारिग कर दिया मिशन। तो डिटोरिएशन आप देख लें, मैं तो बल्कि आइन का जश्न बना रहे थे, वो दिल तो मुझे भी बोला था, दिल तो मेरा भी करा था कि किसका जश्न मनाते। वो आए 75 साल का पाकिस्तान हो गया, 50 साल का आपसे आइन की वो बना रहे हैं। 50 साल आप 25 साल का हिसाब नहीं मांगा। और दूसरी बात है, आपके वो रुकाम के जरिए सवाल कर, इस आइन से पहले वाला पाकिस्तान अच्छा था, इस आइन की बात। लेकिन आप लोग तो हमेशा जो है वो भुट्टो साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ करते रहे, लेकिन उनके साथ हुकूमत में भी रहे। आज भी हम देखते हैं कि जरदारी साहब को आप लोगों ने वोट दिया सदर के लिए। तो ये तजाद नहीं, क्या तजाद नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कहेगा ना। एक तो हमें जब है तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। इनके में कई बार जो इमरान खान साहब को इनकी वोट नहीं देती है, इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं बनती है, पूरे निज़ाम फारिग है। ये किसी को एम के हुकूमत बनाने में हिस्सा ना लेती, किसी की हुकूमत नहीं बने, किसी की भी वोट पूरे नहीं होने थे। तो इमरान खान से भी कन्फ्रंटेशन का एक वोट है ना। आप मुझे या तो डेमोक्रेट पार्टी लाते हैं अमेरिका से हम, या आप मुझे लेबर पार्टी लाते हैं, पता नहीं ऐसे भाई जो 2-3-4 पार्टियाँ हैं जो कि एक ख़ास किस्म के तजर्बा से लग, उन्हीं के साथ आप लड़ भी सकते हैं। इन्हीं के साथ जरदारी साहब के साथ तो मेरा ख्याल है इस 22 अगस्त की बात देखेंगे, मज़ाकरात किए वो तो आप ताजुब नहीं कर सकते। हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे हम पिछली दफ़ा PDF में जो हिस्सा थे वो हम, हमारा मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, पीपल्स पार्टी से। अभी भी हमें तो वो नहीं कैबिनेट, हमारा मुआहदा उनसे नहीं है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई दादरी था
तो क्या बता रही इसे नहीं आया पहले ही बता। कभी पीटीआई का कोई आदमी खड़ा को बता देगा 18 का इलेक्शन जो ब्रास, इस पर कोई बेईमानी नहीं। इसका असल विक्टिम तो हम लोग हैं, कराची लोग। तो आप हो सकता है अगर मौजूदा इलेक्शन में कोई मसले हुए हैं तो लोग यही कहेंगे तारीख लगी कि जिस तरह से आए थे, जिस तरह से जितवाया गया था उसी तरह धन्यवाद दिया गया। पहले इमरान खान साहब आगे बताए कि जो सबका जो कुछ उनके साथ हो रहा है, अगर कुछ जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने लोग मारे गए बाबर आजम, कितने ना पता है, कितने तो जेलें भरी नहीं, तेरे को बताया तो सही। और इस तरह का एमकिन ने ऐसा क्या जुल्म किया था, क्या जबरी किया था, कोई 9 मई किया था क्या एमकिन? आप लोग के ऊपर 12 मई का इल्जाम है। अब 12 मई क्या है? हाँ 12 मई क्या है? 12 मई ये है कि जिस चीफ जस्टिस के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ खड़े थे, वो सब उनको बाद में गाली देते थे अपने अपने दौर में हुकूमत पर। पीपल्स पार्टी तो आने के बाद उनको बाहर ही नहीं कर रही थी। हम सही थे, हम समझते थे एक शख्स इंसाफ नहीं कराया जा सकता, एक शख्स को अदालत नहीं करार दे सकते आप। एक शख्स अदालत में बैठ कर अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि 12 मई हमने लाहौर में जाके पेशावर गए थे, वहाँ पे शहर में थे, और अगर हम बाहर ना निकलते तो 27 दिसंबर को जो कुछ हुआ था ना शहर, वही होना। 27 दिसंबर बढ़ाया गया, 12 मई बढ़ाया। बेनज़ीर की शहादत हुई पिंडी में, ठीक है ना? तो रिएक्शन पिंडी में क्यों नहीं आया? लड़काने में क्यों नहीं आया? कराची में क्यों आया? बच्चियाँ हुआ होंगी, गाड़ियाँ चलाई गई हैं, और पूरा प्री प्लान हुआ है। 1760 गाड़ियाँ जली हैं, एक रक्षा नहीं जला उससे। अच्छा, जो पेट्रोल पंप देखे किनके जले और किनके नहीं जले। मतलब सबकी क्रेडिट में कोई ना किसी के ऊपर 27 दिसंबर है, कहीं 12 मई है, कहीं 9 मई है। 9 मई ये सब इनके तस्वर में इनके में कभी रियासत के सामने खड़े होकर हवाई फायर भी किया है। जब जब सियासत ने रियासत को इस्तेमाल किया, छुप गए कि रियासत के साथ लड़ना ना पड़े। सियासत से तो लड़ी नहीं, आइन और कानून ने इजाज़त दी, रियासत से नहीं लड़ना। हालांकि आप बात करते हैं डायलॉग कर, कहते हैं कि एमके के खिलाफ तो रियासती ऑपरेशन भी होते रहे। क्या दौर राता का आपने भी मैंने बुलाया ना, मैंने उसे बताया ना। लेकिन वो जो आपका जो सवाल था उसके पीछे से ये है ना कि भाई अंकिम से पहले बड़े अच्छे हालात। लोग कहते हैं कि ये यौम सियाह की पैदावार 1965 में रईस अबूरी ने लिखा पिता है लाहौर तेरे 40। 64 में जब एमके की ज़्यादातर लीडरशिप पैदा ही नहीं हुई, रईस अबूरी था। लिखने वालों ने कुछ शहरों पर 22 जहाँ लिखा हुआ है कराची तेरे मुकद्दर में फ़कत यौम सियाह ने। एमके थी क्या सब? वोटर सिस्टम लगा था, एमके थी क्या? ये उर्दू का जनाजा जब निकल रहा था, एमके थी क्या? तो एमके से पहले सारे हालात बड़े अच्छे थे। जो मारे गए हैं 77 की तहरीक में, लोग कम मारे, हमने मरवाए वो। जब ये अगर जिस ज़माने में ये फ्यूडलाइजेशन हो रही थी, नेशनलाइजेशन के नाम पर महाजरों से ये उनकी जायदाद छीनी जा रही थी, उनके कारखाने छीने जा रहे थे, तारीखी इदारे छीने जा रहे थे। एमके होती तो जनाब कम से कम अदालतों में जाते नहीं कि ना, तो आप लोग कराची वफन न करा। सारे बिजनेसमैन जो है इसके बजाय एहतजाज करते भुट्टो से दोस्ती के चक्कर में लग गए। आपने पूरे मुल्क को मुकम्मल तौर पर जागीरदारा निज़ाम हवाले। ये बताया खालिद भाई, पानी एमके के साथ भी आप बड़े करीब रहे, उनके साथ वक्त गुजारा, लंदन में भी रहे, फिर उनके साथ जो है वो आप लोग अलग हो गए। तो क्या बानी एमके वाले वक्त को भी कभी मिस करते हैं? क्या उनकी सियासत में कभी वापसी नहीं? फिर देखिए दो बातें, तो उनका दौर ही हमारा दौर है, और सच्ची बात है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत तेज, हमने भी पूरी पूरी जवानियाँ रही हैं उनकी मोहब्बत में, उनकी अकीदत में, उनके लिए कुर्बानी देने में। इस कौम ने जिस तरह साथ दिया, किसी भी कौम ने अपने लीडरशिप को इस तरह साथ नहीं दिया। भुट्टो साहब की फांसी ये याद है? किसी आपको तो याद नहीं होगा। एक सन्नाटा था इस पूरे शहर,
उफ नहीं हो रहा था। जो वोटर थे वो अपने ठेले बंद कर करते खामोश, ठेले तक नहीं बंद कर पा रहे थे। जनाब, मसला ये है कि इस तहरीक की जो याद है ना, वो पाकिस्तान की मोहब्बत। अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान की उम्मत, दूसरी तरफ जिसको आप हमारा मौसम समझ लेंगे, हम आम लोग घरों से निकले लड़कों को हैवानों में भेजा, किससे तक खड़ा हो, पाकिस्तान के साथ या एहसानात के साथ। तो हमने पाकिस्तान को चूज किया और सियासत इनके बाद कम से कम ना शहादतें हो रही हैं, बेपनाह लापता लड़के उनको बातियात भी करवाया है, कुछ करवाना है, हमने लोगों को गिरवाया है। इस शहर में ये जो शौक मदमी है उन्हें दबा दे के रही है, लेकिन मेरा अपना गुमान है कि इस्तकामत रही तो आने वाले वक्तों में कराची के संग रहता है और कराची के बारे में कोई बड़ा फैसला करना पड़े। इस तरह नहीं चल सकता इस सूबा कि 97% कमाते दे रहा हूँ, दूसरा कमाल करके दे रहा। कराची में बड़े अरसे से पावर पॉलिटिक्स आप लोग करते रहे, 35 साल एमक्यूएम ने जो है शहर पे हुकूमत की है। लोग कहते हैं कि भाई एमक्यूएम ने राज किया है शहर के ऊपर, तो ये फिर कराची में तो क्यों एमक्यूएम जो है वो शहर का को बदल नहीं सकी? इस शहर के अंदर जो है वो अच्छा, ये- पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। एमक्यूएम में खास तौर पे कहा जाता है कि एमक्यूएम सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की जमात थी, तो आज भी ऐसा है। अच्छा वैसे आप हम तो गरीबों को भी पढ़ा लिखा नहीं समझते हैं ना। PhD किया हुआ गरीब भी तो उसके बारे में कहते हैं कोई पढ़ा लिखा नहीं। हाँ, तो मसला तो हमारे रहने पहली बात भी को में हम 15 महीने थे ना, इनमें से कोई भी सिंपल ग्रेजुएट नहीं, अच्छा, फिर भी सबको शिकायत रहती है। हाँ, डॉक्टरों से भरी हुई एमक्यूएम, इंजीनियरों से भरी हुई एमक्यूएम, फार्मासिस्ट से भरी हुई एमक्यूएम, यार लूटी है क्या? हाँ, तो कौन सा जहन पहुँचाया भाई? मैं आप लोग का नाम लेना शुरू करूँ? हाँ, ये जब ये ग्रेजुएट असेंबली आई थी, सब भूल गई थी ना कौन कौन क्या क्या। एमक्यूएम को प्रॉब्लम हुई थी, एमक्यूएम की सिबत दे नहीं मिली। अच्छा दिया क्या एमक्यूएम को? आज कराची में जितना भी और जैसा हाँ, उन्हीं अदवार में है जब एमक्यूएम के पास मैंडेट के साथ साथ इख्तियार पानी के सारे बड़े मंसूरे, या तो फारूक सत्तार के दौर की नहीं, या मुस्तफा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर ये हाईवेज हैं, पुल है, सब एमक्यूएम के दौर के हुए। और अमन भी उस दौर में एमक्यूएम के दौर में ही रहा है। कराची इमर्जिंग सिटी उसी दौर में ही बना कराया गया जब एमक्यूएम के पास मैंडेट के साथ तैयार किया था। एमक्यूएम के बाद चल लेते ना मेरे भाई। तो बताओ यार, ये 10 साल तक अब तो सत्तार अखबारी थे यहाँ मेयर, उनको कैसे बुलवा दिया फार्म सत्तार ने? ऐसा क्या किया? फिर एमक्यूएम ने तो मौका दिया ना 2000 में, इलेक्शन नहीं लड़ा बस यार। मतलब भाई 2000 में इलेक्शन नहीं लड़ा ना, रिप्लेस कर देते एमक्यूएम को। 93 में एमक्यूएम को नया इलेक्शन नहीं लड़ा, रिप्लेस कर देते एमक्यूएम। जनरली रिप्लेस करो ना यार। तो दैट आप क्यों नहीं कर दिया नेवतुल्लाह ने ऐसा काम के? लोग ज़रूरत ही समझते मुस्तफ़ा कमाल को उड़ा दी, और मुस्तफ़ा कमाल को याद क्यों रखा हुआ है? अगर उसने कोई कहानी नहीं की एमक्यूएम वाले मुस्तफ़ा कमाल जाए तो नेमतुल्लाह को याद करते हैं। अच्छा, खालिद भाई, सिंध में पिछले 15 सालों से पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती हुई आ रही है। क्या पीपल्स पार्टी का सुबह सिंध के अंदर कोई मुतबादिल नहीं है, या जो उस तरीके से कई बार पीपल्स पार्टी को टफ टाइम नहीं दे सकती? कई बार तो पीपल्स पार्टी रिप्लेस हुई है। पीपल्स पार्टी से अलग एमक्यूएम के आने के बाद हाँ, कई बार आए ना दूसरे वजीर आला। बात ये कि 15 साल पार्टनर रही, किसी वजह से रही, पूरा ताउन के 18 का इलेक्शन सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं जितवाया गया, अच्छा, जरदारी साहब को जितवाया। सारी बाकी जमातों को फारिग कर दिया। क्या वही जमात हो सकती है? मुझे अगर पता नहीं हुआ तो नहीं मना हुआ, उतना ही सच बोलूँगा ना जैसे आपकी जमहूरियत था। अच्छा, तो लेकिन अब रियलाइजेशन हो गया है ये साथ जो है पाकिस्तान के साथ है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतर रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन 15 सालों में आपके मेरे खून पसीने के हलाल वाइट मनी की 22,000 अरब मिले। ये जो क्लियर करते हैं नेशनल NFC की तरफ, ये तो 22,000 अरब है जो कि शहर की खून पसीने का है।
इतना ही बड़े करप्शन सर, इतना ही क्राइम से हो, इतना ही ज़मीनें बेच के कमाया, ज़मीनों पे 50-60 हज़ार अरब बनाने सबको बना देते ना। पीपुल्स पार्टी के दौर की बात करें ना, कि पीपुल्स पार्टी के दौर में कराची ऐसा क्यों है? हैलो में तो बड़ी तरक्की सी है अमली तौर पे, लेकिन हम देखते हैं तो हालात बड़े। अरे मेरा हाथ ही नहीं पड़ रहा, केसेस तो हज़ारों अरब क्यों बनते? किसका आशीर्वाद, किसका है? पीपल्स पार्टी gets establishment's favorite party or something like that. पता वैसे खाली तो इस्टेब्लिशमेंट के हम बड़ा सुनते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ सियासी जमातों की। तो वाकई क्या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा है? देखिए, पाकिस्तान में 3 अदवार से माशा क्या है, तो उसी असरात की वजह से यहाँ, और पाकिस्तान में जब तक ये फ्यूडल सिस्टम रहेगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए चप्पे का सिस्टम भी है, अभी भी आती रहे। जब आती रहेगी तो उसका इन्फ्लुएंस भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहे ना। मेरा ख्याल है उनका भी फैसला करने का बात, वो भी अब तमाशा ही है, और मेरा ख्याल है उनको अपना रोल अदा करना होगा और पाकिस्तान को उस रास्ते पर डालना ही पड़े जिसके लिए वो मंजिल मिल जाए जिसके लिए ये पाकिस्तान बना है। अच्छा, हमने देखा कि एमक्यूएम में फ्रैक्शंस हुए, पीएसपी बनी, एमक्यूएम पीआईबी बनी, फिर अब आप लोग दोबारा एक साथ हैं सारे। तो किस तरीके से आप लोगों का वर्किंग कोऑर्डिनेशन है, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हम तो इस कोऑर्डिनेशन हमने उससे पहले 18 में फारूक को दिया था, ना सिर्फ लिया इलेक्शन, मैंने एमक्यूएम किसी आदमी ने 2 जगह सिलेक्शन नहीं ना, फारूक को दूसरा सिलेक्शन हुआ। तो उस इलेक्शन में 11th आवर में तय हुआ था कि भाई ये थोड़ा एमक्यूएम को भी हार देते हैं। उसकी वजह ये मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब से कोई एक्सपेक्ट ना करवाता तो अपनी बेटी से नहीं जेल में आ जाए। समझ में नहीं आ रहा था पंजाब के सर में करेगा, तो लगा ये थी वो भी कुछ स्टी निकाल, तो हो गया जैसे अफाका हो गया भाई। जो 18 पर जितवाया था, जो जीते थे वो सुबह हैरान थे, जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। किसी ने तस्लीम नहीं किया ना कि ये जेन्युइनली थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पोलराइजेशन है उसमें तो मैं कोई कौमी क्यादत भी उभरते नहीं देता, और मुझे लगता है पाकिस्तान का नसीब इलाकाई और निशानी सियासत, उससे निकलने के लिए आपको इन फैसला कुन किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे। जब तक एक पाकिस्तानी को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार इस आइन में नहीं लिखा जाए, मसला जिस तरह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को ये आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, इस तरह अवामी हुकूमत को, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को ये आइन तहफ़्फ़ुज़ दे, उसके बगैर पाकिस्तान नहीं कर सकता। ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानियों को जिसके सबराबाद पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का आइन जिम्मेदारी लें, वो कि वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं ले सका, अपनी हिफाजत भी नहीं कर सका। हमें इस आइन को मजबूत करना चाहिए। जिस तरह इस आइन में दर्ज है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, उसी तरह थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत के महकमे और अख्तियारात दर्ज है, इस तरह थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की भी ज़िले हुकूमत की भी होनी चाहिए। एक तरीक़ा तो ये पाकिस्तान को सियासी तौर पर इस दीवारिया होते हुए पाकिस्तान को बचाने का पहला एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है जो माशी बहरान है, जिसको मैं समझता हूँ कि माशी बहरान नहीं नीतियों को, उसके लिए अमीर लोगों पर दबाव बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कम से कम किए हैं, डायरेक्ट टैक्स बनाए हैं। पाकिस्तान में ब्लैंकेट सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी, टारगेटेड सब्सिडी। जो सस्ते से सस्ती तरीन दाल है वो गरीबों के लिए रख ली जाए और उस टाइम में गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे। सबसे सस्ता खाने के काबिल गंदम हो सकता है वो गरीबों के लिए रख लिया जाए, उसकी भी हुकूमत सब्सिडी दी जाए, टारगेटेड सब्सिडी हो। इसी तरह खुर्दनी तेल है, ज़िंदगी के सामान देने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। तो आप समझते हैं आप लोगों को जब आप कैबिनेट में बैठ जाते हैं, वो भी एक या दो वजारत के साथ, यू आर दी ओनली फेडरल मिनिस्टर फ्रॉम एमक्यूएम, तो आप लोग ये
ऊपर जो है वो लोगों की जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर आपके लेबर भी उस तरीके से नहीं कर पाते। तो क्या वजारत एमक्यूएम अपने पास कैबिनेट का हिस्सा एमक्यूएम रहेगी या इट्स जस्ट फॉर अ टाइम भी? मेरा ख्याल है कि ये तो इनके खुद अंदाज़ा करना चाहिए। मेरा तब तक का रिकॉर्ड ये है कि मैं 4 दफ़ा कौमी सर्विस से इस्तीफा दे चुका हूँ और पिछली 2 दफ़ा वजारत उसकी दे चुका हूँ। तो वो मुझे इस्तीफा ना देना पड़े, मुझे उहदिया हटाते ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर इस मौके को अवेल करने दे। इस कराची शहर जो फुटबॉल हर में फुटबॉल हर को आगे लेके लीड करने की सलाहियत रखता है। यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जो आबादी है इस्लामाबाद की, और यूनिवर्सिटी की तादाद है, ज़रा मैं अपने MNA से कहता हूँ उसका ज़रा सवाल डालें। जनाब जो शहर पाल रहा है पूरे पाकिस्तान को, उसको ज़िंदा रहने के लिए सारे इख्तियार नहीं। थैंक यू बारिद भाई, आपने अपना टाइम दिया हम लोगों को, और हमारे जो ऑडियंस है वो सुन रहे थे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को एमक्यू के कन्वीनियर हैं, उसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के जो है वो वज़ीर हैं, साथ में वज़ीर तालीम भी है। उनसे हमने बड़ी ज़बरदस्त बातें करी, कोशिश की कि लोगों के जज्बात भी जो है उन तक पहुँचाए जा सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।